अल्लाह करे आईपीपीएस के मालकान मर जाएं। मैं झोली उठा के दुआ करता हूं, या अल्लाह आईपीपीएस के मालकान मर जाएं। खुदा के लिए हाकिमों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो डूब मर जाओ। खुदा का खौफ करें। तुम कौम के कातिल हो। तुमने कौम पे एहसान नहीं किया। तुमने इस कौम को बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं की। इस कौम को दो चीजों ने बर्बाद किया है, एक आईपीपीएस, एक आईएमएफ। क्या इस वक्त मौका नहीं है कि आप माजी में भी करते रहे हैं, इस वक्त भी क्या अब मौका नहीं आया कि हम जिस मुसीबत में चल रहे हैं, जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, हम काले धन को वाइट करने की तरफ जाएं और लोगों को कहें कि पैसा लाओ ताकि वो सिस्टम में तो डले, वरना तो काला काला ही हो जा रहा है। देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, मगर मैं एक गुजारिश करूँगा, इसमें से 20% के करीब पैसा हवाले के ज़रिए चला जाता है। ऐसे ही है। इस वक्त 40 अरब डॉलर आपका थ्रू बैंक आ रहा है और तकरीबन 15 अरब डॉलर साल का हवाला होता है। हवाला हो रहा है। इसीलिए तो देखें, दुबई में ये जो पैसा गया है, मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया है कि जी वो, मैंने उन्हें कहा था कि जी दुबई पैसा जा रहा है, तकरीबन 17,000 कंपनियां शिफ्ट हुई हैं। पिछले 2 साल में 8,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं वहां पे। ऐसे ही है। अब जो खतरनाक बात ये है कि देखें, शायरान ने पूरे ईरान को लूटा और सारा पैसा स्विस बैंकों में और अमेरिका में और फ्रांस में रखा। उसकी कौम के काम नहीं आया। इसी तरह जो पाकिस्तान की काली भेड़े हैं, इनका सबका पैसा इस वक्त यूएई में फंसा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके पांव में चप्पल नहीं, जिसके पास रात की रोटी नहीं, आप उसका हक खा के यूएई पहुंचा दोगे। ऊपर अल्लाह की जात भी है और अल्लाह इनसे बदला लेगा और इनका पैसा डूब जाएगा। और मुझे तो उस वक्त शर्मिंदगी हुई जब आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी यूएई की लिस्ट में आया। मेरे तो शर्म से आंखें झुक गई कि अगर हमारे मुल्क का सदर का पैसा अगर वहां पड़ा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, मुझे तो मेरे दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। ये आप तो सिर्फ सदर मुमलकत का नाम ले रहे हैं, मेरे हिसाब में तो कम से कम 60-70% जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनका पैसा दुबई में मौजूद है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे। मेरे पास लिस्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो सिर्फ उसका नाम ले रहा हूं जो हमारे मुल्क का सदर है, जिसको पूरी आर्मी सलूट मारती है। अगर सलूट लेने वाले और देने वाले को पता है कि इसका पैसा बाहर है तो वो पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। मसला तो सवाल गरीब गरीब तर होता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी प्रिडिक्शन लिख लें, अगर जुलाई में इन्होंने पैसा वापस ना लाए तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। देखिए, पैसा वापस हवाले से लोग क्यों भेजते हैं, सवाल तो ये है ना। पहले उस वजह को ख़त्म किया जाए कि अगर आप किसी और तरीके जेन्युइन तरीके से भेजते हैं तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो पैसे नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट क्या है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर सकती कि हमें वो जो बाहर से पैसे भेज रहा है वो जितने भेजे इधर उतने ही मिल जाए, गवर्नमेंट उसे फैसिलिटेट करे, कोई ऐसा सिस्टम लाए। नहीं जी, ऐसा होना चाहिए। देखिए, हमने यूरो बॉन्ड बनाए, हमने डॉलर बॉन्ड बनाए हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो बंदा रेमिटेंस भेजे उसकी बैंक स्टेटमेंट आनी चाहिए। आपके 20% से 15% से 20% लोग ऐसे हैं जो हवाले के जरिए पैसे भेज रहे हैं और आ रहे हैं और आने हैं और आते रहेंगे। इसको रोकने का एक ही तरीका है, जब बंदा पाकिस्तान लैंड करे उसके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर वो बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं देता तो समझे कि इस बंदे का बाहर भेजना हमारे लिए नुकसानदेह है। जो बंदा काली भेड़े है, जो गलत काम कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। हाँ, जो सिस्टम के तहत पैसे आ रहा है उसके अगर पैसे 1 महीना बैंक में पड़े रहे, उसको कम से कम जितनी प्रॉपर्टी खरीदे, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसको वे ऑफ करने चाहिए। फिर लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, वो प्रॉपर्टी खरीदे उसके पे टैक्स नहीं होना चाहिए, वो गाड़ी रजिस्टर्ड कराए उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो फिर लोगों को शऊर पैदा होगा कि हमने थ्रू बैंक चैनल काम करना है। और जब तक 5,000 का नोट बंद नहीं होगा आपका, जब तक 1,000 का नोट नहीं बंद होगा, आपकी ब्लैक मनी मार्केटिंग नहीं खत्म हो सकती। माइयों साहब, ये इतना जरूरी है, इसको रातों रात तो नहीं बंद हो सकता। 1 महीने का टाइम दे दे,
मैं हुकूमत से अपील करता हूँ नए बजट में कि 5,000 को और 1,000 के नोट को बंद करने के लिए इसके ऊपर असम्बली में बहस की जाए, क्योंकि ये लोगों के घरों में पड़ा है, ब्लैक मनी मार्केटिंग में हो रहा है। और देखें, आप छोटे से 10 बाई 10 की दुकान पे आपने तो QR कोड लगाए हुए हैं, जी हाँ। आप क्यों नहीं सिस्टम को करते? जब नोट बंद हो जाएंगे बड़े, तो यकीन कीजिए कि आपकी हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर होगी। शर्म की बात है कि आपके पास सिर्फ 80 लाख लोग, 70 लाख लोग के करीब सिर्फ टैक्स पेयर हैं, 80 लाख से ज़्यादा नहीं है। देखिए, जब जिस वक्त आपकी ट्रांजैक्शन नोट होना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिक लोग सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कोई इंसेंटिव देना चाहिए। देखें, जब तक नोट बंद नहीं होंगे, अगर मैं कैश की बजाय कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए। बल्कि मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे 2% ज़्यादा देने पड़ते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जो कहते हैं कैश में चीज़ 10 रुपये की है और अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 2% ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये चीज़ें बंद कई पेट्रोल पंप नहीं लेते कार्ड, जी हाँ, कई होटल भी नहीं लेते। मगर वही मैं कहता हूँ, जब तक आप हमारियों आपके सर कोई हॉस्पिटल कार्ड नहीं लेता। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वो कार्ड नहीं लेते। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां लाखों रुपए बिल बनता है वहां कार्ड नहीं लेते। आप वहां पे उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है, ये फैसिलिटी दे दी है कि साथ ATM मशीन लगवा दी है बैंक से कि भाई उधर से निकलवा के इधर दे दें, हमने ATM नहीं इस्तेमाल करना। आप सर्वे कर लें, आपको 90% अस्पताल ऐसे मिलेंगे बड़े जो कार्ड नहीं लेते। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, इस बजट में जो स्कूलों की फीस 5,000 से ज़्यादा है वो थ्रू चेक पेमेंट करा दें। नंबर 2, जो हॉस्पिटल का बिल 50,000 से ज़्यादा बनता है उसकी चेक पेमेंट होनी चाहिए या पे ऑर्डर पेमेंट होनी है या कार्ड के जरिए पेमेंट होनी चाहिए। नहीं तो आपका टैक्स सिस्टम नाकाम है, ये सिर्फ खुशनुदी के लिए बन रहा है। आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। देखिए, ड्राफ्ट बनवाना कौन सा आसान है? बैंक में जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा। अच्छा खासा टाइम लेते हैं बैंक वाले, अच्छा खासा जलालत करते हैं, प्राइवेट बैंक वाले जलालत करते हैं, ड्राफ्ट बनवाने लगे। देखें, उसका तो क्यों आसान लूंगा तरीका मैं? जी, 50,000 के लिए क्यों ले लूंगा? उसका आसान तरीका ये है जी कि आप फौरी तौर पे एक काम करें कि तमाम हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिस तरह आपने दुकानों के ऊपर कैमरे लगाए हुए हैं, तो हॉस्पिटल के कमरों पे कैमरे क्यों नहीं लगा रहे अभी तक? ये हमने लगाने हैं, ये हुकूमत ने लगाने हैं। जिस कमरे का किराया 1-1 लाख रुपया हॉस्पिटल के कमरे का किराया है, तो आप उस पेशेंट का नाम भी तो लिखें। ये तेरे पास पैसे कहां से आए? बात ये है कि आप करना नहीं चाहते। सर, पेशेंट को तो दूसरी चीज़ है ना, पेशेंट तो पता नहीं ठीक होने के लिए उधार लाता है, क्या करता है, कोई ज़मीन बेचता है, कोई हर चीज़ बेचता है अपनी, वो तो आ गया ठीक कराने के लिए। जो वसूल कर रहा है उसको पकड़ने का तरीका होना चाहिए ना। उसका तरीका देखें जी, वो तो क्या लाख रुपया जस्टिफाई करता है कि एक कमरे का किराया? और अगर वो लाख रुपया ले लेता है और वो लाख रुपया दे देता है तो उस लाख रुपये पे क्या टैक्स नहीं होना चाहिए? देखिए, जब तक उस लाख रुपये पे टैक्स नहीं होगा मुल्क आगे नहीं जाएगा। देखिए, ये 1 लाख रुपए की पेंसिलें हैं, फर्क किया, ये टोटल 1 लाख रुपए इसकी 18% इसमें सेल टैक्स है और 5% इसमें इनकम टैक्स होल्डिंग है। जी हाँ। हम तो 23% दे के इस पेंसिल की कीमत 123 रुपए है। जी हाँ। अगर आप वहां पे सर्विसेज पे 5% सेल टैक्स लगा दें तो मामला हल हो जाएगा। अब देखें, ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जिनकी डेली ट्रांजैक्शन 5-5 करोड़ रुपया है। जी हाँ। और कई अस्पताल ऐसे हैं जिनकी 10-10 करोड़ रुपया डेली ट्रांजैक्शन है। आगा खान अस्पताल ले लें, डॉक्टर हॉस्पिटल ले लें, नेशनल हॉस्पिटल ले लें, ये अपना नाम हमीद लतीफ ले लें, ऐसे ही है। मैं नाम ले रहा हूं, इनके नाम डिस्प्ले करें, टैक्स बताएं कितना इन्होंने दिया है। हम एक फैक्ट्री लगाते हैं, एक इंस्पेक्टर आता है तो हमारी फैक्ट्री बंद कर देता है कि जी आपने ये अवियन की और ये की। खुदा के लिए ये सिस्टम को आसान करें और थ्रू चेक पेमेंट कराएं, नहीं तो मामला बहुत ख़राब है। 20,000 अरब रुपए का अगला बजट आप पूरा नहीं कर सकेंगे। इस साल भी आपका शॉर्टफॉल 1500 अरब का है 17,500 में से, तो अगले साल आप कैसे करेंगे जब आपकी एक्सपोर्ट भी 3 अरब डॉलर कम हो गई है? तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि गंजी नहाएगी क्या और धोएगी क्या, ये निज़ाम अगला चलेगा कैसे? इसका मतलब यही है कि हमें इनकलाबी इकदाम उठाना पड़ेंगे अगर हम अब बचना चाहते हैं।
देखिए इनकलाबी इक़दामात में नंबर 1 आप मलेशिया, आप अपना सिंगापुर ले लें, जी हाँ, आप अभी जो हुकूमत बनी है बांग्लादेश की उसके पैरामीटर पे आ जाएं, आप नेपाल के पैरामीटर पे आ जाएं, नो सिक्योरिटी फॉर वीआईपीज। आप वोट लेते हैं जिसके पास रात की रोटी के खाने के पैसे नहीं है, और भाई 7 करोड़ के करीब लोग रात को रोटी खाने से माजूर हैं। 80% लोगों की इनकम जो है वो 18,000 रुपये पर पर्सन है, और बहुत बड़ी अक्सरियत जो है उसकी 30,000 रुपये, 1,000 रुपये रोज इनकम है। मुझे ये बताएं, आप वोट उनसे लेते हैं और टच ने उनको दिखाते हैं। भाई जब नबी का हुक्म है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, तो ये क्यों नहीं वीआईपी अपने आप को 1% पे ला रहे? ये अपने आप को लोग बिलो दी बेल्ट क्यों नहीं ला रहे? इंडिया में 71 की जंग से लेके तकरीबन 1990 तक मूर्ति गाड़ी पे प्राइम मिनिस्टर फिरता था। हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं पाकिस्तानी गाड़ी सुजुकी पे या होंडा पे या करोला पे आता? और भाई खुदा के लिए यहां पे आईजी साहब के पास लैंड क्रूजर, यहां पे चीफ कमिश्नर के पास इनकम के साथ लैंड क्रूजर है, हर बंदा तो लैंड क्रूजर लिए फिर रहा है। नहीं तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सरकारी अफसर हैं इनको हम इतना पेट्रोल दे रहे हैं जो कौम के खून निचोड़ कर दे रहे हैं, जो हम उन्हें सिर्फ गाड़ी दें, कम से कम पेट्रोल तो वो अपने पैसों का डलवाएं। जहाँ जाना है रात को आप लिबर्टी चले जाएं, स्कूलों के बाहर चले जाएं, आपको सरकारी गाड़ियों की लाइनें नजर आएंगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी गाड़ियां हैं भाइयों साहब, 1 लाख से ज्यादा सरकारी गाड़ियां, और एवरेज एक गाड़ी अगर 10 लीटर भी ले तो 4,000 रुपए का डेली पेट्रोल। ऐसा ही है, और वो ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक के अफसरों के पास है। जी हाँ, इनको गाड़ी ले देना किस्तों पे, जिस तरह फौज में प्लॉट किस्तों पे देते हैं, इनको गाड़ी दे देना किस्तों पे, ये जाने गाड़ी जाने मेंटेनेंस जाने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मामला हल हो गया। अगर यूरोप में, यूके में सिर्फ 15 गाड़ियां हैं सरकारी, सिर्फ 15 गाड़ियां यूके में, और आपने देखा नहीं उस दिन 1 लाख गाड़ियां, हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे वापसी पे जा रहा है, जी हाँ, तो क्या हमें यहां शर्म आएगी? मैं ऑनेस्टली बताता हूं, ये एलीट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो बेहतर है। ये तो लोगों ने यकीन करना चलती गाड़ी के ऊपर पत्थर मार देने हैं, ना लोगों को मजबूर करें। लेकिन ये पेट्रोल बचाना चाहिए हमें, जो कौम का खून निचोड़ रहे हैं। आगे हमने एक अहम इकदाम किया कि चलो वापडा के मुलाजमीन के यूनिट ले लिए, उन्हें फैसिलिटी ख़त्म कर दी। ये फैसिलिटी कब ख़त्म होगी? ये फैसिलिटी भी तो ख़त्म होनी चाहिए ना। देखिए मैं आपको बताऊं जी, असल में जिन्होंने फैसिलिटी ख़त्म करनी है वो खुद तो अपने खिलाफ फैसला किस तरह करेंगे? देखिए जी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर सादगी हुकूमत ने ना अख्तियार की तो हुकूमतें अब चल नहीं सकेंगी। अब कोई बंदा ये नहीं करेगा, ये जापान वाला साहब होगा, हर 1 साल के बाद हुकूमत चेंज, जिस तरह आपके सामने यूके में हो रहा है, कभी फलाना प्राइम मिनिस्टर, कभी फलाना। आप लोगों को ना तंग करें। देखिए सादगी तो आपके और मेरे लिए है ना। अगर सादगी नाफज की गई है, आपके और मेरे लिए नाफज की गई है, वो उनके लिए क्या नाफज किया गया है? उन वुज़रा के लिए, उन सरकारी अफसरों के लिए जो आज भी सरकारी गाड़ियों के सरकारी पेट्रोल पर दनाते फिरते हैं, उनके लिए क्या नाफज किया गया है? कम से कम वक्ती तौर पे ही इनका पेट्रोल तो बंद कराएं, ये करोड़ों अरबों रुपए बचाएं। माहिया साहब बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं, मैं जब चीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को मिलने गया तो मुझे उन्होंने कहा कि आप किस होटल में ठहरेंगे? तो मैंने कहा भाई 45,000 रुपये का कमरा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर मुझे जब पता चला कि असम्बली के MNAs के लिए हॉस्टल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़े थोड़े से पैसे हैं, और आप हैरान होंगे कि वहां पे उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि 5 रुपए की रोटी है और 5 रुपए का चाय का कप है। जिस असम्बली ने 5 रुपए का चाय का कप पीना है और वोट जो देने वाला है उसको 30 रुपए से कम कप नहीं मिलता, 30 रुपए से कम रोटी नहीं मिल रही, और फिर हमारे से वोट लेने क्यों आते हो आप लोग? उसको सब्सिडाइज करने की क्या उसको जरूरत है? सब्सिडाइज करो, तुम अपने आप को सब्सिडाइज करके बैठे हो।
वो एक फिक्रा बड़ा अच्छा मैं आपको सुनाऊं, पहले भी शायद मैंने आपको सुनाया था। एक हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लिखा, आई द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड द पीरियड ऑफ जनरल जियाउल हक फॉर 2 years। हम इस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, नीचे फिर जियाउल हक वो थे जनरल जियाउल हक साहब। इस तरह की तो अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो खुदा के लिए अंग्रेजी में नहीं, सादगी में आ जाएं, मुल्क को चलाएं और मुल्क को चलाते रहें। नहीं तो पाकिस्तान का मामला बहुत सीरियस है। शायद 5 जुलाई 1977 का वाकया लोगों को याद नहीं है, जब जियाउल हक साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की थी। वहाँ तक ना लोगों को लेके जाओ, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, खुदा के लिए सिस्टम ठीक करो और अपनी डेली एक्टिविटीज टीवी पे दिखाओ। आप एक बच्चे का कत्ल तो दिखा रहे हो, अब ये नहीं दिखा रहे कि पूरी कौम कत्ल हो रही है। अब ये दिखा रहे हो कि एक बच्चे एक बाप ने खुदकुशी कर ली है। अब उसकी रीजन तो देखो क्या है। सारी रीजन मुआशी है, सारी रीजन खाने पीने के चक्कर में है। वो बिल जमा कराए, वो दवाई ले, बच्चों की फीस दे, वो किराया ले, वो क्या करे गरीब आदमी। इसी तरह दुकानदारों का बुरा हाल है। आपने लोड शेडिंग कही है, आपने 8 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, करें। और भाई 6 से 7 तो आप बत्ती बंद कर देते हो, फिर 1 से 3 फिर बत्ती बंद कर देते हो। और खुदा के लिए खौफ करो, खौफ खुदा। अगर दुकानें रात 8 बजे बंद करनी है, नो लोड शेडिंग होनी चाहिए। ये किस तरह का बिजनेसमैन है? क्या बिजनेस पॉलिटिक्स हो रही है? ये सिर्फ इनको मालचिए चाहिए, चैम्बर में भी और इनको फेडरेशन में भी सिर्फ मालचिए चाहिए, जो सिर्फ इनको सलूट पेश करें। और भाई गरीब दुकानदार का सोचो, जो गरीब घर से आता है रोटी कमाने, उसकी दुकान में 4 घंटे लोड शेडिंग है, वो क्या करे? प्लाजो में आगे क्यों लग रही हैं? असल वजह यह है, बत्ती जाती है, सर्किट शॉर्ट हो जाता है। अभी देखें चैंपियन पेंट मिल जल गई, 50 करोड़ रुपए का बेचारे का नुकसान हो गया। किसने देना उसको 50 करोड़ रुपया? यही जुल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, अल्लाह करे आईपीपीएस के मालकान मर जाएं। मैं झोली उठा के दुआ करता हूं, या अल्लाह आईपीपीएस के मालकान मर जाएं। खुदा का खौफ करें। तुम कौम के कातिल हो, तुमने कौम पे एहसान नहीं किया, तुमने इस कौम को बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं की। इस कौम को 2 चीजों ने बर्बाद किया है, एक आईपीपीएस, एक आईएमएफ। इन दोनों ने इस मुल्क को तबाह किया है। हमें जरूरत ही नहीं थी पैसे की, इन्होंने खुशी खुशी में जी हमें लोन मिल रहा है। जो कौम की बुनियाद सूद पे होगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और ये बात लिख लीजिएगा माइयों साहब, इनकलाब सर पे खड़ा है। खुदा के लिए हाकिमों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो डूब मर जाओ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी मुफीद बातें की। उम्मीद है हुक्मरान भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और अवाम भी। बहुत शुक्रिया सर।